कहानी की शुरुआत एक स्कूल की छत से होती है जहां यून नाम का एक युवक खड़ा है। पुलिस अधिकारी जून उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि वह कोई गलत कदम न उठाए। तभी साइबोन भी वहां पहुंचती है और यून से पूछती है कि वह छत पर क्यों आया है। यून कहता है कि वह बस थोड़ी ताजी हवा लेने आया था और किसी ने बेवजह पुलिस को बुला लिया। बात बढ़ती है और साइबोन गुस्से में उसे धक्का दे देती है, लेकिन यून नीचे नहीं गिरता क्योंकि नीचे सुरक्षा के लिए एक बड़ा इन्फ्लेटेबल मैट्रेस लगा हुआ था। उस समय यह घटना काफी सामान्य और मजाक जैसी लगती है, लेकिन 12 साल बाद हालात पूरी तरह बदल चुके होते हैं। एक सुनसान मोटल में एक कर्मचारी को लगातार एक कमरे से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह दरवाजे के पास जाकर पूछता है कि अंदर सब ठीक है या नहीं। कोई जवाब नहीं मिलता। आखिरकार वह दरवाजा खोल देता है। तभी कोई उसे अंदर खींच लेता है। कुछ देर बाद पुलिस की टीम वहां पहुंचती है। टीम में यून और जॉन कुक भी शामिल हैं। कमरे की तलाशी लेते समय यून बिस्तर के नीचे देखता है जहां उसे एक आदमी दिखाई देता है। उसका पूरा शरीर खून से सना हुआ था और वह काफी परेशान हालत में था। पूछताछ करने पर वह कहता है कि उसे ठीक से कुछ याद नहीं है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पूरी घटना किसी धुंधले सपने की तरह हुई हो। तभी यून की नजर उसके मुंह पर जाती है। पीड़ित को किसी हथियार से नहीं मारा गया था। उसके शरीर पर काटने के निशान थे। यून तुरंत साइबोन को फोन करता है, जो अब स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट में काम करती है। वह उसे बताता है कि हमलावर के अनुसार उसे कोई रहस्यमयी पदार्थ एक ऐसे व्यक्ति से मिला था जिसका संबंध उसकी यूनिट से था। साइबोन अपने साथी के साथ उस व्यक्ति की तलाश शुरू कर देती है, लेकिन जल्द ही उन्हें एक और मामला मिलता है। एक कमरे के अंदर उन्हें जोंग ताई नाम का आदमी दिखाई देता है। शुरुआत में लगता है कि वह किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अजीब व्यवहार कर रहा है, लेकिन जैसे ही वह अपना चेहरा उठाता है, स्थिति साफ हो जाती है। उसका चेहरा खून से सना था और सामने पड़ा व्यक्ति बुरी तरह घायल था। जोंग अचानक पुलिस पर हमला कर देता है। साइबोन उसे रोकने की कोशिश करती है। गोली उसके पैर में लगती है, लेकिन वह फिर भी नहीं रुकता। वह साइबोन को नीचे गिराकर उसके हथियार पर कब्जा करने की कोशिश करता है। उसका साथी किसी तरह साइबोन को वहां से दूर ले जाता है और घायल व्यक्ति को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जोंग ताई लगातार हमला करता रहता है। उसे रोकने के लिए उस पर हमला किया जाता है और गोली भी चलाई जाती है, लेकिन वह पीछे नहीं हटता। आखिरकार साइबोन उसे एक कमरे के अंदर बंद कर देती है। दरवाजा बंद होने के कुछ सेकंड बाद अंदर से तेज आवाजें आने लगती हैं। जोंग दर्द से चिल्ला रहा था। अब साफ था कि मामला सिर्फ मानसिक समस्या का नहीं था। उसके शरीर में कुछ ऐसा बदलाव हो रहा था जिसे पुलिस अभी समझ नहीं पा रही थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। साइबोन यून को फोन करके पूरी घटना बताती है। तभी उसे पता चलता है कि लड़ाई के दौरान उसके शरीर पर कुछ खरोंचें आई हैं। कुछ समय बाद एक अधिकारी उन्हें बताता है कि जोंग ताई किसी संक्रामक बीमारी से प्रभावित हो सकता है। इसके बाद साइबोन को जांच के लिए क्वारंटीन सेंटर भेज दिया जाता है। डॉक्टरों को पता चलता है कि यह रहस्यमयी वायरस सीधे इंसान के दिमाग को प्रभावित कर रहा है। संक्रमित लोगों का व्यवहार बदल जाता है और उन्हें बहुत ज्यादा प्यास लगने लगती है। कुछ लोग काटे जाने के बाद संक्रमित होते हैं, जबकि कुछ की हालत इतनी तेजी से खराब होती है कि वे बच नहीं पाते। लेकिन यून के मन में एक सवाल था, अगर ये कोई बीमारी है तो जोंग ताई तक ये पहुंची कैसे? उसे शक था कि जिस रहस्यमयी पदार्थ का जिक्र हमलावर ने किया था, शायद उसी का इस पूरे मामले से संबंध है। यून वापस मोटल जाता है और उस पदार्थ का एक नमूना हासिल कर लेता है। इसी दौरान जॉन कुक उसे टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट देता है। रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है। जोंग ताई के शरीर में कोई सामान्य नशीला पदार्थ नहीं था। इसका मतलब था कि उसे दिया गया पदार्थ कोई आम स्ट्रीट ड्रग नहीं था। यून उस नमूने को अपने एक पुराने जानकार के पास ले जाता है, जिसे अलग अलग दवाओं की पहचान का अनुभव था। वह पदार्थ को ध्यान से देखता है और उस पर मौजूद एक सीरियल नंबर नोटिस करता है। यहीं से जांच एक नए रास्ते पर पहुंचती है। इस सीरियल नंबर का संबंध किसी ड्रग डीलर से नहीं था, यह एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से जुड़ा हुआ था। दूसरी तरफ क्वारंटीन सेंटर में साइबोन की हालत पर लगातार नजर रखी जा रही थी। उसे एक अलग कमरे में रखा गया था और लगातार मेडिकल टेस्ट्स किए जा रहे थे। आसपास के कमरों से संक्रमित लोगों की आवाजें आ रही थीं। साइबोन को चिंता थी कि अगर उसके शरीर पर लगी खरोंचों की वजह से वह भी संक्रमित हो गई तो क्या होगा, लेकिन जांच के नतीजे कुछ और बताते हैं। वह संक्रमित नहीं थी, कम से कम अभी तक नहीं। इधर यून उस रहस्यमयी पदार्थ को नेशनल फार्मास्यूटिकल डेटाबेस में खोजने में कामयाब हो जाता है। स्क्रीन पर उसका नाम सामने आता है। यह कोई अवैध स्ट्रीट ड्रग नहीं था। यह न्यूमोनिया के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली एक दवा थी, जिसे बाद में इसके गंभीर साइड इफेक्ट्स की वजह से मार्केट से हटा दिया गया था। इसके इस्तेमाल से लोगों में हेलुसिनेशन जैसे खतरनाक प्रभाव देखे गए थे। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि जोंग ताई संक्रमित कैसे हुआ। असल सवाल यह था कि जो दवा बाजार से हटाई जा चुकी थी, वह इन लोगों तक पहुंच कैसे रही थी। यून ये जानकारी लेकर तुरंत क्वारंटीन सेंटर की तरफ निकल जाता है। उधर साइबोन को फिर से जांच के लिए ले जाया जा रहा होता है। रास्ते में वह जोंग ताई को देखती है और उसके मन में सवाल आता है कि क्या उसे उस रात की घटना सच में याद है। वह उसके पास जाकर पूछती है कि उसे क्या हुआ था।
जोंग ताई कहता है कि उसे घटना याद है, लेकिन वह यह बताने से इनकार कर देता है कि उसने वह दवा ली थी या नहीं। तभी अचानक उसका व्यवहार बदल जाता है। वह कहता है कि उसे बहुत तेज प्यास लगी है। अगले ही पल उसकी आंखों में वही बदलाव दिखाई देता है और वह साइबोन पर हमला कर देता है। साइबोन पीछे हटती है, लेकिन जोंग उसे काटने की कोशिश करता रहता है। सैनिक दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं और टेजर की मदद से उसे काबू में कर लेते हैं। अब साइबोन समझ चुकी थी कि यह बीमारी सिर्फ गुस्सा या हेलुसिनेशन पैदा नहीं कर रही थी। इसके पीछे एक खास ट्रिगर था और वह था प्यास। वह सीधे अधिकारी तायोक के पास जाती है। उसे शक हो चुका था कि उसे जानबूझकर जोंग के पास भेजा गया था। तायोक बताता है कि संक्रमित लोगों को एक समय के बाद बहुत ज्यादा प्यास लगती है। वे उस प्यास को नियंत्रित नहीं कर पाते और जैसे जैसे प्यास बढ़ती है उनका व्यवहार बदलता जाता है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि साइबोन में अभी तक बीमारी के कोई लक्षण नहीं थे। तायोक उसे भरोसा दिलाता है कि वह संक्रमित नहीं है। सेना उसे कुछ समय के लिए आराम दे सकती है, लेकिन इसके लिए उसे नियमित ब्लड टेस्ट करवाने होंगे। साइबोन मजबूरी में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। उसे लगता है कि शायद खतरा फिलहाल टल गया है, लेकिन असली समस्या अभी शुरू ही हुई थी, क्योंकि इसी बीच खबरें आने लगती हैं कि यह संक्रमण सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं है। दूसरे देशों में भी ऐसे ही मामले सामने आ रहे थे। लेकिन यून की जांच अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि इस दवा के पीछे सिर्फ कोई गलती नहीं थी। कोई ऐसा व्यक्ति था जो इसे लोगों तक पहुंचा रहा था, और यून जल्द ही पता लगाने वाला था कि इस पूरे मामले में एक ऐसा नाम शामिल है जो इस वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है। यून क्वारंटीन सेंटर पहुंचता है और तायोक को नेक्स्ट की जानकारी देता है, और फिर अचानक साइबोन यून के सामने शादी का प्रस्ताव रख देती है। लेकिन इसके पीछे कोई रोमांटिक वजह नहीं थी। वह चाहती थी कि न्यूलीवेड बोनस और बेहतर इवैल्यूएशन की मदद से उसे अपार्टमेंट की क्यू में फायदा मिल सके। यून कुछ देर के लिए हैरान रह जाता है, फिर वह इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। बाहर पूरी दुनिया में संक्रमण फैल रहा था। समाचारों में लगातार नए मामलों की खबरें आने लगीं। लोग डरने लगे थे कि कहीं यह बीमारी उनके शहर तक न पहुंच जाए। इसी बीच साइबोन अपने साथी सॉन्ग यंग से मिलने जाती है। दोनों के बीच जोंग ताई के मामले को लेकर बातचीत होती है। उन्हें पत्रकारों ने भी संपर्क किया था और वह पूरे मामले के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते थे। साइबोन उसे साफ कहती है कि वह मीडिया से बात न करे, लेकिन सॉन्ग यंग की अपनी मजबूरियां थीं। उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए साइबोन के जाने के बाद वह एक पत्रकार से मिलने का फैसला कर लेता है। और तभी कहानी एक और खतरनाक राज खोलती है। लड़ाई के दौरान सॉन्ग यंग भी घायल हुआ था। उसके शरीर पर एक खरोंच आई थी, लेकिन उसने इसे छिपा रखा था। वह साइबोन को फोन करता है और सब कुछ बता देता है। साइबोन तुरंत उसे क्वारंटीन सेंटर ले जाती है। डॉक्टर उसकी जांच शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ भी एक चाल सामने आती है। सॉन्ग यंग असली चोट छिपा रहा था। वह अपने हाथ पर एक नई चोट दिखाता है ताकि असली घाव पर किसी का ध्यान न जाए। उसके शरीर पर एक और गहरा घाव था जिसे वह छिपा कर रख रहा था। डॉक्टरों को सच्चाई का अंदाजा नहीं था। फिर साइबोन के लिए ब्लड सैंपल लिया जाता है, लेकिन जब वह वापस आती है सॉन्ग यंग गायब हो चुका होता है। साइबोन उसे फोन करती है। दूसरी तरफ से वह कहता है कि उसका परिवार है और वह यहाँ चुपचाप मरना नहीं चाहता। फिर वह एक ऐसी बात कहता है जिससे साइबोन के होश उड़ जाते हैं। वह कहता है कि उसके पास सुरक्षित रहने और साथ में पैसे कमाने का एक तरीका है। इसके बाद फोन कट जाता है। साइबोन को समझ नहीं आता कि वह आखिर क्या करने वाला है। वह उसका पीछा करती है और कुछ सैनिकों को एक ऐसे इलाके की तरफ जाते देखती है जहाँ गंभीर मरीजों को रखा गया था। वहाँ बड़े रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स खड़े थे। इन ट्रक्स के अंदर उन मरीजों के शरीर रखे जाते थे जिनकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। सॉन्ग यंग चुपके से उनमें से एक ट्रक के अंदर घुस जाता है। अंदर का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चारों तरफ शरीर पड़े थे, कुछ इतने शांत थे कि पहली नजर में लगता था कि सब मर चुके हैं। लेकिन तभी ट्रक का दरवाजा बाहर से बंद हो जाता है। उसके फोन पर उसी समय पत्रकार का मैसेज आता है। अगर वह ट्रक के अंदर से कोई वीडियो भेज देता है तो उसे बहुत बड़ी रकम दी जाएगी। अब सॉन्ग यंग के सामने दो रास्ते थे। पैसों की जरूरत उसे दूसरा रास्ता चुनने पर मजबूर कर देती है। वह कैमरा निकालता है और रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है, लेकिन जैसे ही वह बॉडीज के पास जाता है उनमें से एक शरीर हिलता है। सॉन्ग यंग जम जाता है और देखते ही देखते ट्रक के अंदर पड़े कई संक्रमित लोग जागने लगते हैं। उधर यून और तायोक भी के सप्लायर तक पहुंचने के लिए एक पुराने वेयरहाउस में इंतजार कर रहे होते हैं। यून उससे सवाल करता है कि आखिर ये दवा इतने लोगों तक कैसे पहुंची। तभी तायोक एक बड़ा सच स्वीकार करता है। वह खुद फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर चुका था और उसने विदेश में रहते हुए चुराया था। इसी बीच वेयरहाउस में 3 लोग पहुंचते हैं। वे दवा के सप्लायर के बारे में पूछते हैं और हालात अचानक हिंसक हो जाते हैं। यून उनसे भिड़ जाता है और कुछ ही समय में उन्हें काबू में कर लेता है। उनमें से एक बताता है कि दवा कार की ट्रंक में है। यून ट्रंक खोलता है, लेकिन अंदर दवा नहीं थी। अचानक एक संक्रमित व्यक्ति ट्रंक से बाहर झपटता है। यून उसे रोकने की कोशिश करता है। तायोक बंदूक उठाता है,
लेकिन उसका हाथ रुक जाता है। उस संक्रमित व्यक्ति को देखकर उसे अपनी पत्नी की याद आ जाती है, लेकिन फिर वह खुद को संभालता है और गोली चला देता है। संक्रमित व्यक्ति गिर जाता है, लेकिन पूरी तरह शांत नहीं होता। तायोक फिर गोली चलाता है और इस बार उसे यकीन हो जाता है कि खतरा खत्म हो चुका है। इसके बाद वह सप्लायर से पूछताछ करता है। धीरे धीरे एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आती है। जिस व्यक्ति से उन्हें मिला था वह कोई साधारण डीलर नहीं था। वह सप्लायर उस समय मिला था जब वह अपने ही परिवार के मृत शरीरों से घिरा हुआ था। उधर क्वारंटीन सेंटर में साइबोन को सोंगयंग का फोन आता है। वह बेहद घबराई हुई आवाज में कहता है कि जो चीजें वे देख रहे हैं वे इंसान नहीं हैं। लेकिन इससे पहले कि वह पूरी बात बता पाता, कॉल कट जाती है। वह सोल्जर्स के साथ रेफ्रिजरेटेड ट्रक की तरफ जाती है। जैसे ही दरवाजा खोला जाता है, अंदर पड़े इन्फेक्टेड लोग अचानक बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। सैनिक दरवाजा बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी ताकत उम्मीद से कहीं ज्यादा होती है। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। साइबोन पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ती है। वह सोंगयंग को पहचान लेती है। वह अब खुद भी बदल चुका था। फिर भी साइबोन उसे छोड़ना नहीं चाहती। वह उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कई संक्रमित लोग दोनों को जकड़ लेते हैं। सैनिक मजबूरी में दरवाजा बंद कर देते हैं। साइबोन अंदर फंसने ही वाली थी कि तभी यून वहां पहुंच जाता है। वह दरवाजा दोबारा खोलता है और साइबोन को बाहर खींच लेता है। साइबोन भी सोंगयंग को पकड़कर बाहर खींचने की पूरी कोशिश करती है। आखिरकार दोनों बाहर निकल आते हैं। तुरंत एक तेज रोशनी वाली ग्रेनेड ट्रक के अंदर फेंकी जाती है। कुछ पलों के लिए संक्रमित पीछे हट जाते हैं और सैनिक दरवाजा बंद करने में कामयाब हो जाते हैं। रात होते ही यून और साइबोन अपने अपार्टमेंट की तरफ लौटते हैं। दोनों को लगता है कि कम से कम कुछ समय के लिए वे सुरक्षित हैं। लेकिन तभी यून की नजर जॉन हून की आस्तीन पर जाती है। वहां खून लगा हुआ था। यून तुरंत चौकन्ना हो जाता है। कुछ ही देर बाद ऊपर वाले फ्लोर से फिर वही अजीब आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई चीज लगातार फर्श पर गिरा रहा हो या दीवारों पर चोट कर रहा हो। यून सीधे अपार्टमेंट 601 की तरफ जाता है। दरवाजा खोलने वाला जॉय रियुंग घबराया हुआ दिखाई देता है। वह कहता है कि उसकी बीमार पत्नी मिंडी अंदर चीजें फेंक रही है और उसकी हालत ठीक नहीं है। लेकिन यून को उसके चेहरे पर डर से ज्यादा कुछ और नजर आता है। वह दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है। यून उसे रोक देता है। उसे जॉय की आस्तीन पर भी खून दिखाई देता है। जिन लोगों से पूछताछ की गई थी वे खुद संक्रमण की चपेट में आ चुके थे। तायोक को मजबूर होकर उन्हें गोली मारनी पड़ती है। इसके बाद वह दवाओं से भरा बैग हासिल कर लेता है। अगली सुबह न्यूज चैनल्स पर नए वीडियोस दिखाई देने लगते हैं। सरकार लोगों को घरों में रहने की चेतावनी देती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर भी एक एक करके चीजें बदल रही थीं। साइबोन को फिर ऊपर वाले फ्लोर से आवाज सुनाई देती है। वह गुस्से में अपार्टमेंट 601 की तरफ जाती है। इस बार जॉय रियुंग दरवाजा खोलता है। साइबोन की नजर तुरंत उसके शरीर पर पड़े खून पर जाती है। वह उससे सवाल करती है। जॉय उसे अंदर आने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन साइबोन अब पीछे हटने वाली नहीं थी। वह जबरदस्ती अंदर चली जाती है। जॉय घबराकर उसे बाथरूम का दरवाजा न खोलने के लिए कहता है। वह बाथरूम का दरवाजा खोल देती है। अंदर का दृश्य देखकर साइबोन के होश उड़ जाते हैं। साइबोन पीछे हटती है, लेकिन इससे पहले कि वह बाहर निकल सके, जॉय उसे धक्का देकर बाथरूम के अंदर बंद कर देता है। अब साइबोन खुद उसी कमरे में फंस चुकी थी जहां एक संक्रमित महिला उसके सामने खड़ी थी। मिंडी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है। साइबोन शावर एंक्लोजर के अंदर छिप जाती है। मिंडी ग्लास के दूसरी तरफ आकर रुक जाती है। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। साइबोन के पास हथियार था, लेकिन वह तुरंत गोली नहीं चलाती। साइबोन धीरे धीरे बाहर निकलती है और तभी मिंडी अचानक उसके पति के पीछे भागती है। जॉय डरकर अपार्टमेंट से बाहर निकलता है। वह सीढ़ियों की तरफ भागता है और रास्ते में कई पड़ोसियों से टकरा जाता है। अब पूरे बिल्डिंग में हलचल मच जाती है। लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है। एक बच्ची भी मिंडी के पीछे जाने वाली होती है, लेकिन साइबोन उसे रोक लेती है। उसी वक्त यून भी वहां पहुंच जाता है। वह तुरंत स्थिति को समझता है और मिंडी को काबू करने की कोशिश करता है। आखिरकार उसे पकड़ लिया जाता है। पैरामेडिक्स उसे वहां से ले जाते हैं, लेकिन यून के लिए मामला यहीं खत्म नहीं होता। वह अपार्टमेंट 601 की तलाशी शुरू करता है और बाथरूम में उसे एक बोतल, यानी वही दवा जिसके संपर्क में आने के बाद कई लोग बदल चुके थे, यून ये बोतल लेकर तायोक के पास जाता है। वह उसे बताता है कि यह दवा उसे मिंडी के बाथरूम से मिली है। तायोक पहले से जानता था कि के कारण क्या क्या हो सकता है। इसी बीच यून को मिंडी से मिलने की अनुमति मिलती है। वह हॉस्पिटल पहुंचता है। मिंडी को बिस्तर से बांधा गया था। उसकी हालत देखकर डॉक्टर गिसु बताता है कि मिंडी पहले से ही गंभीर हालत में थी। वह लगभग मरने की स्थिति में पहुंच चुकी थी, लेकिन संक्रमण के बाद उसके शरीर में कुछ बदल गया। वायरस उसके शरीर को असामान्य तरीके से जीवित रख रहा था। यानी अगर संक्रमण हट गया तो मिंडी शायद दोबारा मर जाएगी। यून इस बात को सुनकर चुप हो जाता है। अगली सुबह यून को फोन आता है। मिंडी की मौत हो चुकी थी। यून और जून कुक जॉय रियुंग को ये खबर देने जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें कुछ अजीब दिखाई देता है। जॉय ने पूरा अपार्टमेंट साफ कर दिया था।
जैसे वह पहले से जानता हो कि पुलिस आने वाली है। वह दावा करता है कि मिंडी की मौत सिर पर लगी चोट के कारण हुई। उसका कहना था कि उसने सेल्फ डिफेंस में उसे मारा था, लेकिन यून इस कहानी पर भरोसा नहीं करता। जांच में जॉय का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आता है। वह पहले मेडिकल फील्ड में काम करता था, लेकिन उसकी लाइसेंस खत्म हो चुकी थी। उसे लगता था कि मिंडी ने उसकी जगह ले ली थी, यानी दोनों के बीच पहले से तनाव था। अब जॉय के पास बचने का रास्ता लगभग खत्म हो चुका था। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। उधर क्वारंटीन सेंटर में तायोक साइबोन को एक और चौंकाने वाली जानकारी देता है। नेक्स्ट का सप्लायर पकड़ा जा चुका था। उसने कबूल किया कि उसने यह दवा बिल्डिंग के जिम जाने वाले लोगों को बेचने के लिए एक तरह के सप्लीमेंट की तरह इस्तेमाल की थी। कुछ ही समय में सैनिक बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। बाहर बैरिकेड्स लगाए जाते हैं। लोगों को बाहर जाने से रोक दिया जाता है। हर आने जाने वाले व्यक्ति की जांच होने लगती है और तभी एक अजीब बात सामने आती है। साइबोन को बाहर जाने की अनुमति मिल सकती थी क्योंकि टेस्ट से साबित हो चुका था कि वह इम्यून है। उसी समय बिल्डिंग के अंदर यून एलिवेटर से बाहर आता है। उसके हाथ में जॉय रियुंग हथकड़ी में बंधा हुआ था। साइबोन उसे देखते ही राहत की सांस लेती है। उसे लगा था कि यून को शायद बाहर छोड़ दिया गया होगा। वह दौड़कर उसे गले लगा लेती है, लेकिन इसी पल जॉय एक मौका देखकर भाग निकलता है। वह बाहर पहुंचकर अपने लॉयर रईसंग को फोन करता है। जॉय मदद मांगता है, लेकिन यून फोन छीन लेता है। वह रईसंग को सिर्फ इतना बताता है कि जॉय पर हत्या का आरोप है, फिर फोन काट देता है। जॉय को वापस ले जाया जाता है और साइबोन बालकनी से बाहर देखती है। बिल्डिंग के चारों तरफ अब एक नया वॉल खड़ा किया जा रहा था। न्यूज में बताया जाता है कि वायरस अब कई नर्सिंग होम्स और होमलेस शेल्टर्स तक पहुंच चुका है। इसी बीच एक और परिवार इस क्राइसिस में फंस जाता है। साइबोन को एक बच्ची की मां का फोन आता है। उसके माता पिता क्वारंटीन जोन के बाहर फंस चुके थे। वह साइबोन से अपनी बेटी की देखभाल करने की गुजारिश करती है। साइबोन कुछ पल के लिए चुप रहती है क्योंकि अब वह सिर्फ अपने और यून की जिंदगी के बारे में नहीं सोच रही थी। उसे समझ आ चुका था कि इस बिल्डिंग के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति की जिंदगी अब दूसरे पर निर्भर है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा अभी भी सामने था क्योंकि क्वारंटीन वॉल के अंदर जितने लोग बंद थे उनमें से हर कोई संक्रमित नहीं था और हर संक्रमित व्यक्ति दिखाई भी नहीं देता था। कुछ लोग बिल्कुल सामान्य नजर आ रहे थे और उनमें से कोई एक शायद पहले ही इन्फेक्शन छिपा चुका था। यून और साइबोन को अभी यह पता नहीं था कि अगला हमला बाहर से नहीं आने वाला। खतरा उनके बीच ही मौजूद था और बहुत जल्द पूरे बिल्डिंग को यह तय करना पड़ने वाला था कि वे किस पर भरोसा कर सकते हैं और किसे दुश्मन समझना होगा।